हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज भाग 1 से पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का संकलित अंश ल्हासा की ओर पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन हो गया। प्यारे बच्चों, राहुल जी ने पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जो है जानकारी प्राप्त की और इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका जो है स्वर्गवास हो गया। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन ने अनेक विधाओं में जो है साहित्य सृजन किया, जिसमें उनका उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि जो है अनेक विधाएं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान सर्वोत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन जो है उन्होंने किया है। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी जो है प्रस्तुत की है और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के संकलित अंश से यह साबित किया है कि यात्राएं हमेशा मनुष्य का जो है ज्ञानवर्धन करती है और उनका मनोरंजन भी करती है और साथ में जो है हमें जो है वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियों से जो है अवगत कराती है। जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से जो यात्रा की थी, उसका जो है यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है उन्होंने इस पाठ में जो है प्रस्तुत किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी, साधारण भेष में, यानी कि भिखमंगों के भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम, कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, अब हम राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का संकलित अंश ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन होता है चीनी सैनिक। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में दुर्ग होता है किला, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ
घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा ही परित्यक्त होता है त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें, मुश्किलें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित होता है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पहचानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर, चोंगी होता है एक चिलम की तरह जो है नलीदार बर्तन में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के, मिट्टी के टोटीदार बर्तन होता है एक जो जिसको हम खोटी बोलते हैं, उस तरह का बर्तन जिसमें नली लगी हो, रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत के संकलित अंश में राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है तिब्बत यात्रा का मनोरम सुंदर वर्णन जो है प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने के लिए जो है तिब्बत जो है हम पहले नेपाल के रास्ते से ही जाते थे, और फरिक लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीज़ें जो है इसी रास्ते से जो है जाती थी, और व्यापारिक दृष्टि से ही ये रास्ता जो है हमें जो है महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि जो है हमारे को ये सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह जो है इस रास्ते में फौजी चौकियां जो है और किले जो है बने हुए थे, जिनमें कभी कहते हैं चीनी जो है सैनिक रहा करते थे। बच्चों, लेखक कहते हैं कि आजकल जो है बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे, और दुर्ग के किसी भाग में कहते हैं किसानों ने जो है अपना रहन बसेरा जो है कर लिया था, और वहाँ पर कहते हैं हमारे को कुछ घर जो है अब आबाद बसे हुए दिखाई देते थे। और ऐसा ही हमारे को त्यागा हुआ कहते हैं एक चीनी किला मिला, जहाँ पर हम कहते हैं चाय पीने के लिए ठहरे। और तिब्बत में कहते हैं यात्रियों के लिए बहुत सी मुश्किलें, कठिनाइयाँ जो है वो झेलनी पड़ती है, और कुछ आराम की बातें भी वहाँ पर कहते हैं हमारे को प्राप्त हुई। परंतु कहते हैं वहाँ पर हमारे को देखने के लिए यह मिला कि वहाँ पर किसी प्रकार का जो है जाति पाति, छुआछूत का कहते हैं कोई भी वहाँ पर भेदभाव नहीं है, और ना ही कहते हैं वहाँ पर जो औरतें हैं वो कहते हैं पर्दा रखती हैं। आप कहते हैं वहाँ पर जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार जो है जो भी आप कहते हैं खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो उनसे कहते हैं आप जो है बनवा सकते हैं। परंतु वहाँ कहते हैं निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग जो है चोरी के डर से जो है घर के अंदर जो है नहीं आने देते, चाहे आप कहते हैं बिल्कुल भी अपरिचित हो। परंतु यदि आप कहते हैं उनके परिवार के सदस्यों को कहते हैं अपने खाने पीने की वस्तु बनाने के लिए देते हैं, तो कहते हैं वह आपको बना करके कहते हैं दे देती है। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम कहते हैं थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी कहते हैं जो सुमिति थे उनकी जान पहचान के आदमी थे, और भीखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम कहते हैं इसी रास्ते लौटे थे, और भीखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे,
किंतु उस वक्त किसी ने हमें कहते हैं रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। प्यारे बच्चों, लेखक जी कहते हैं कि जब हम त्यागे हुए चीनी किले से चलने लगे तो कहते हैं एक आदमी जो है हमारे से राहदारी मांगने आया। हमने कहते हैं उसको जो है 2 चीटें जो है दे दी और कहते हैं उस समय जो है हम कहते हैं थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे और जहां पर कहते हैं सुमिति के जान पहचान के लोग जो है थे। बच्चों, जब लेखक और उनके कहते हैं मित्र सुमिति भिखमंगे के वेश में जो है वो थे तो उस समय उनको कहते हैं वहाँ रहने के लिए जो है अच्छा स्थान उपलब्ध हो गया। और जब वे कहते हैं 5 साल के बाद इसी रास्ते कहते हैं लौटे, परंतु कहते हैं वह भिखमंगे के वेश में जो है नहीं थे और घोड़े पर सवार होकर कहते हैं वो दोनों कहते हैं वहाँ पर आए उसी गांव में, परंतु उनको वहाँ पर किसी ने कहते हैं एक अच्छा स्थान कहते हैं रहने के लिए नहीं दिया और वे कहते हैं एक गरीब झोंपड़े में कहते हैं ठहरे। बच्चों, लेखक कहते हैं कि वहाँ पर जो है लोग जो है शाम के समय जो है मादक पदार्थ पी करके जो है अपनी होश हवास जो है खो बैठते हैं। प्यारे बच्चों, अगले गद्य खंड में आप देखेंगे लेखक जी कहते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। बच्चों, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो कहते हैं खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन होता है सुनसान स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गुहा भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूकें लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। बच्चों, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची होता है, दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। बच्चों, अब लेखक और उनके मित्र को डांडा थोंगला जो है पार करना था और डांडा जो है तिब्बत में कहते हैं सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की कहते हैं ऊंचाई पर यह गांव जो है बसा हुआ है और यहाँ पर इस गांव की दोनों तरफ जो है दूर दूर तक कहते हैं कोई भी गांव जो है नहीं दिखाई देते और नदियों के मोड़, पहाड़ के जो है कोने हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ कहते हैं यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं और दूर दूर तक कहते हैं वहाँ पर उन पहाड़ों के होने के कारण और कहते हैं घुमावदार सड़क कहते होने के कारण वहाँ जो है किसी भी आदमी को जो है वहाँ पर नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए कहते हैं यहाँ पर सबसे अच्छी जगह जो है यही स्थान है और तिब्बत में कहते हैं यहाँ पर गांव में आकर के खून हो जाए कहते हैं तो भी कहते हैं खूनी को जो है सजा यहाँ पर नहीं मिल सकती, क्योंकि इस सुनसान कहते हैं स्थान में कहते हैं मरे हुए आदमियों के लिए वहाँ कोई भी ना तो कहते हैं कोई परवाह करता है और ना पर वहाँ पर कहते हैं कोई हमारे को मरे हुए आदमी की गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति मिलता है। और सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर भी पैसा जो है खर्च नहीं करती और डकैत पहले आदमी को मारते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं क्या करते हैं, उनसे जो है
पैसा जो है छीन लेते हैं। और इस जो है डांडा जो गांव में ना तो कहते हैं हथियार कानून का कहते हैं कोई रखने का कहते हैं वहाँ पर कोई इस तरह का कोई नियम है, और डाकू यदि जान से कहते हैं ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का कहते हैं वहाँ पर व्यक्ति को खतरा जो है बना रहता है। और लेखक कहता है कि गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल कहते हैं थोंगला के पास जो है खून हो गया। बच्चों, लेखक कहते हैं कि खून की हम कहते हैं इतनी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं उस समय जो है भीख मंगे के भेष में थे, और जहाँ कहीं हमारे को कहते हैं ऐसा दृश्य जो है देखने को मिलता था, हम कहते हैं अपनी टोपी उतार और जीभ निकाल कर दया की कहते हैं भीख मांगते थे, और एक एक पैसे के लिए कहते हैं सभी लोगों से जो है वो कहते हैं भीख मांगते थे। लेकिन कहते हैं वहाँ पर पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, और हमने कहते हैं अपनी पीठ पर सामान को लादा और चल दिए कहते हैं। और जो हमारा अगला जो है स्थान था वो 16-17 हज़ार मील से कहते हैं कम नहीं था। और मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए हम कहते हैं 2 घोड़े जो है कर लेते हैं, सामान भी कहते हैं उन्हीं घोड़ों पर रखेंगे और स्वयं भी उन घोड़ों पर सवार होकर के यात्रा जो है करेंगे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित संकलित अंश का शेष भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।